सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी विद्यार्थियों का नए शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कार्य नहीं हो पा रहा है, अतः ऑनलाइन व्याख्यान के माध्यम से आपको आपके विषय से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों का जो प्रथम पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका पहला अध्याय है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को यह जानकारी होगी, आप इतिहास के विद्यार्थी हो, इसलिए भारत पर बहुत प्राचीन समय से विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था से लेकर हर तरह के क्षेत्र में भारत को प्रभावित करते रहे हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे। अरबों ने सिंध पर अधिकार करने में सफलता पाई। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर अधिकार किया, परंतु वे भारत में एक स्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे। इस्लाम के प्रथम अनुयायी अरबों का धार्मिक उत्साह और शक्ति 200 वर्षों से कम समय में निष्प्राण हो गई तथा खलीफाओं की विलासिता एवं दुर्बलताओं ने इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया। पहले ईरानियों ने उस नेतृत्व को अपने हाथों में लिया और उनके पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में गया। भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को प्राप्त हुआ। तुर्क अरब और ईरानी दोनों से भिन्न थे। उनमें न तो अरबों जैसी समझदारी थी और न ही ईरानियों जैसी सुसभ्यता। उनकी बुद्धि और व्यवहार का मूल्य मुख्य आधार उनकी तलवार की शक्ति थी। तुर्कों की वे अत्यंत भौतिकवादी और पूर्ण रूप से व्यवहारिक थे। मंगोलों से उनके दूर के संबंध थे और उन्हीं की भांति वे समय समय पर सभी मानवीय भावनाओं को भूलकर अत्यधिक क्रूर हो जाते थे। वे इस्लाम के नवीन अनुयायी थे, इस कारण वे अरबों और ईरानियों की तुलना में अधिक धर्मांध थे। उनके हाथों में इस्लाम एक गौरवपूर्ण आक्रमणकारी हथियार के समान था, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया। तुर्कों की नस्ल की श्रेष्ठता के विश्वास ने उस हथियार को और अधिक तीक्ष्ण बना दिया। इस प्रकार नस्ल की श्रेष्ठता के विचार इस्लाम के प्रचार प्रसार के उत्साह और तलवार की शक्ति को लेकर तुर्कों ने सम्मान और राज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा उसमें सफलता भी पाई। यही नहीं, बाद में तुर्कों ने संसार की प्रगतिशील शक्तियों में स्थान प्राप्त किया। तुर्क मंगोलों की भांति बर्बर नहीं रहे।
एक सदी से भी कम समय में वे क्रूर और खानाबदोश घुड़सवारों से बदलकर एक ऐसी सुसंगठित एवं सुसभ्य जाति के व्यक्ति बन गए जिसने इस्लामी सभ्यता के श्रेष्ठ गुणों की रक्षा करने में उस समय में भी सफलता पाई, जबकि मंगोल संपूर्ण एशिया में उन्हें नष्ट करने में संलग्न थे। 8वीं सदी में तुर्कों ने मध्य एशिया से हटना आरंभ किया और एक के बाद एक सेल्जुक, खिताई, इलबारी तुर्क, करलुक आदि विभिन्न तुर्क जातियां इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गई, जहां उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। नवीन आने वाली जातियों का दबाव और उनकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं निरंतर उन्हें आगे बढ़ने के लिए बाध्य करती रहीं और धीरे धीरे ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान तथा अंत में भारत में भी उन्होंने प्रवेश किया और अपने राज्य की स्थापना की। 10वीं सदी से तुर्क काबुल के हिंदू-शाही राज्य के संपर्क में आए और गजनवी वंश की स्थापना के 50 वर्ष के पश्चात ही उन्होंने भारत में प्रवेश पा लिया। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को गया। यद्यपि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से भारत पर तुर्की आक्रमणकारियों में सबसे पहला नाम महमूद गजनवी का आता है और उसके बाद में राज्य को स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है, जिसने कि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके अपने राज्य की स्थापना की। तो आज के इस व्याख्यान में हम आगे के क्रम में महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। उसने पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की थी और अपने पिता के समय में अनेक युद्धों में उसने भाग लिया था। 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के राज्य का स्वामी बना। इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद को सर्वप्रथम सुल्तान माना है। यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया था, परंतु महमूद अपनी विजयों के कारण सुल्तान के पद के योग्य था। आरंभ में महमूद ने अपनी शक्ति को हिरात, बल्ख तथा बस्त में दृढ़ किया और खुरासान को विजय किया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने 999 ईस्वी में इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया और उसे यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। इस प्रकार से महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। तो इस प्रकार से हमने महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा परिचय लिया। आगे हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के क्या मुख्य कारण थे, किन परिस्थितियों की वजह से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने को तैयार हुआ। इस संबंध में इतिहासकारों ने महमूद के भारत आक्रमणों के बारे में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, जिनके आधार पर हम महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के कारणों में भारत की
धन संपदा को लूटना भी एक मुख्य कारण रहा है। इसके अलावा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना और यहाँ से भारत से हाथियों को प्राप्त करने की भी उसकी लालसा रही। ये मुख्य कारण रहे हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के। प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। इसमें इस बात से कोई भी इतिहासकार इनकार नहीं करता। महमूद धन का लालची था और उसे गजनी के ऐश्वर्य तथा राज्य विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। उसके प्रारंभिक आक्रमणों की सफलता और धन की लूटमार ने उसे अधिक लालची बना दिया। प्रत्येक अवसर पर जो धनराशि उसे भारत से प्राप्त हुई, उसने उसे भारत की संपन्नता से परिचित करा दिया, जिससे उसने अपने प्रत्येक आक्रमण को अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का साधन बनाया। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, यहाँ की अकूत धन संपदा को लूटना तथा उसको अपने साम्राज्य में ले जाना। महमूद गजनवी भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को भी स्थापित करना चाहता था, परंतु प्रोफेसर हबीब ने महमूद को पूर्णतया सांसारिक व्यक्ति बताया है। उनका कहना है कि वह धर्मांध नहीं था, वह मुस्लिम उलेमा वर्ग की आज्ञाओं को मानने को तैयार नहीं था और उसके बर्बरतापूर्ण कार्यों ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, बल्कि इस्लाम को संसार की दृष्टि में गिराया। यह कथन है प्रोफेसर हबीब का। इतिहासकार जाफर ने भी उसके बारे में लिखा है कि महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किए क्योंकि वहाँ धन संचित था। प्रोफेसर नाजिम ने लिखा है कि यदि उसने हिंदू राजाओं को तंग किया तो उसने ईरानी और ट्रांस ओशियाना के मुस्लिम शासकों को भी नहीं छोड़ा। जो लूटमार उसने गंगा के मैदान में की, वैसी ही उसने ऑक्सस नदी के किनारे पर भी की थी। इस प्रकार से हैवेल का भी कथन है महमूद गजनवी के लिए कि वह बगदाद को भी वैसी ही निर्दयता से लूटता जैसी निर्दयता से उसने सोमनाथ को लूटा था, यदि उसे वहाँ से उतना ही धन मिलने की आशा होती। इस प्रकार से इन विभिन्न इतिहासकारों का मत है कि महमूद के भारत आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक न होकर धन को प्राप्त करना था, परंतु महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना था, जिनका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तुर्कों के नवीन धार्मिक जोश और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इसे अस्वाभाविक भी नहीं माना जा सकता। महमूद ने भारत में मंदिरों को लूटा ही नहीं बल्कि मूर्तियों और मंदिरों को बर्बाद भी किया। इस कारण यह माना जाता है कि महमूद गजनवी का उद्देश्य धर्म का प्रचार और इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था, और यदि ऐसा नहीं भी था तो उसने उन्हें अपने राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन अवश्य बनाया था। इन उपयुक्त दोनों मुख्य कारणों के अलावा पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना भी महमूद का राजनीतिक उद्देश्य था। गजनी और हिंदू शाही राज्य के झगड़े अलपगीन के समय से ही चले आ रहे थे और 3 बार हिंदू शाही राज्य गजनी के राज्य पर आक्रमण कर चुका था। अपने इस शत्रु को समाप्त करना महमूद के लिए आवश्यक था। इस कारण महमूद ने स्वयं आक्रमणकारी नीति अपनाई। हिंदू शाही राज्य को समाप्त करने के पश्चात उसका साहस बढ़ गया
और उसने भारत में दूर दूर तक आक्रमण किए। महमूद महत्वाकांक्षी तो था ही, और सभी महान शासकों की भांति वह भी राज्य विस्तार और यश का भूखा था। उसने पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार किया था। पूर्व की ओर हिंदू शाही राज्य को समाप्त करना और निरंतर युद्धों में विजय प्राप्त करके यश प्राप्त करना भी उसका एक उद्देश्य भारत आक्रमण के पीछे रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर A.B. पांडे के कथनानुसार भारत से हाथी प्राप्त करना भी उसका एक लक्ष्य था, जिनका उपयोग वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों के विरुद्ध करना चाहता था। तो इस प्रकार से हमने महमूद गजनवी के भारत आक्रमण करने के प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन किया। जहाँ तक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति रहा होगा, न कि इस्लाम का प्रचार या रक्षा करना, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत के मंदिर हिंदुओं की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। मूर्तियों के साथ साथ इन्हीं मंदिरों में सोना चांदी, हीरा जवाहरात आदि रखा जाता था, इसलिए वह उसके धन संबंधी महत्व से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। इस प्रकार भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य धन प्राप्त करने के लिए साधन मात्र था, जिससे वह मध्य एशिया में विशाल तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर सके। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन किया। ई व्याख्यान के क्रम में आगे हम मोहम्मद गौरी, जिसने कि यहाँ पर राज्य की स्थापना भी की, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।